हेलो भाइयों और बहनों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल की बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन को। सभी चीजों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। बहुत ही कठिन क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, सभी ऑप्शंस को भी हम लोग बहुत ही डिटेल के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से हम लोग हमारे एनटीपीसी के 12th लेवल वाले ग्रुप में जुड़ करके आप फटाफट से जबरदस्त वीडियोस को पाते रहेंगे ऐसे ही एक आध दो दिन में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल परीक्षा के लिए अपेक्षाकृत कठिन सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना शुरू की है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताते चलिएगा, मैं यहाँ पर आपको आंसर भी बताते चलूंगा। तो इसके आंसर्स को आप कमेंट में बताइएगा आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हाल ही में जो हमारे हो जाते हैं, सीधे तौर पर हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर बिहार। तो जो हमारा सही उत्तर होता है बिहार जो होता है, वो हाल ही में भारतीय मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की उसने शुरुआत की है। लघु उद्यमी योजना स्पष्टीकरण, यही भारत बिहार सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। आप लोग समझ गए कि जो हमारी बिहार सरकार है उसने युवाओं के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाला भारतीय की पहली महिला कौन थी? जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में रिच गई थी। तो इसको आप वो जानते होंगे, फटाक से आपका आंसर कमेंट में बताइएगा। और जो आपको आंसर्स जितने भी सही होते हैं कमेंट बता करके अपने नंबर्स को जरूर बताइएगा कितने आंसर्स आपके यहाँ पर सही होने वाले हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो थी हमारी कल्पना चावला जी। कल्पना चावला जी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला हो जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कल्पना चावला हमारा ए ऑप्शन सही होता है। कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय पहली महिला बनी जाती है इस प्रकार से। अब हमारा आ रहा है थर्ड क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो भारत है वो हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? आप बताइए कमेंट में। आपके पास टाइम है 1 2 3। इस प्रकार से यहाँ पर हम अब देखते हैं इसके आंसर्स को, जो कि है भारत जो है वो हमारा अनुच्छेद 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद सेल्युलर शब्द अनुच्छेद 42 के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। संविधान स्पष्टीकरण अब देखते हैं। संविधान स्पष्टीकरण में 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में सेल्युलर शब्द जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान के प्रस्तावना में सेल्युलर शब्द जो है उसको जोड़ा गया है, जिससे क्या होता है कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भारत का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनता है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो बनता है वो हमारे 42वें संशोधन द्वारा सेल्युलर शब्द को जोड़ा गया, जो था 1976 में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। सभी डिटेल्स को आप अच्छे से याद करते चलिए और अपने आंसर्स को भी कमेंट में बताते चलिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। भारत में कौन सा राज्य मार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो भारत में कौन सा जो राज्य मार्ग है वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है? आप इस अपने आंसर को कमेंट में बताइएगा। और हम यहाँ पर से फटाक से हम चलते हैं हमारे अगले कुछ जो इसका आंसर है उसमें। तो NH-12 जो है भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा आंसर है, आंसर नंबर डी हमारा हो जाता है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि NH-12 स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है, जबकि NH-2, 4 और 8 जो हैं वो इसका हिस्सा हैं, हमारे चतुर्भुजीय स्वर्णिम चतुर्भुजी परियोजना का हिस्सा। और जो हमारा NH-12 है वो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुजी परियोजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर
डी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे 5th नंबर क्वेश्चन में। अपने आंसर को कमेंट में बताते चलिएगा। यहाँ पर आपको आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, अपने आंसर को आप याद करना जरूरी हो जाता है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस शहर में की गई थी? तो G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था हमारे भारत में 2023 में, तो उसकी मेजबानी किस शहर में हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी ये मेजबानी। तो आप लोग आसानी से हमें बता देंगे कि दिल्ली में मेजबानी, अगर न्यूज देखते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में की गई थी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि भारत का सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़? अपने आंसर को कमेंट में बताते चलिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाता है वो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाता है। तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा भारत में मध्य प्रदेश राज्य जो है वो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में। इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए आदित्य L1 का उद्देश्य क्या था? तो आदित्य L1 का जो इसरो द्वारा जो लॉन्च किया गया था आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या था? चंद्रयान का अध्ययन करना, चंद्रमा का अध्ययन करना, सूर्य का अध्ययन करना, मंगल ग्रह की खोज करना या पृथ्वी के पर्यावरण के बताना। तो जो हमारा आदित्य L1 था वो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाता है। तो आदित्य L1 मिशन इसरो का पहला सौर मिशन है जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया था। जो हमारा सूर्य का मिशन ऑप्शन नंबर बी, सूर्य जो है वो मिशन इसरो ने पहला जो सौर मिशन भेजा वो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा, आदित्य L1। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एनटीपीसी 12th वाला पास करवा के ही हम छोड़ेंगे। ठीक है, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। हम ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको इसको बताना है। आप इसके आंसर्स को अगर आपको पता हो, आपने अगर तैयारी की रखी है, आप यहाँ पर मॉक टेस्ट देने आए हैं या फिर आप इस क्वेश्चंस के आंसरों को देखने आए हैं, तो आप अपने आंसर्स को देखते बताते चलिएगा। एक बार तुक्का ही मारिएगा कम से कम, क्योंकि कभी कभार तुक्का मारेंगे तो आपका दिमाग में फिर आ बैठेगा कि हाँ भाई ये आंसर गलत है तो ये वाला आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है सही, वो होता है ऑप्शन नंबर सीधे तौर पर 2 नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अब 1859 भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान से हमारी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है। जो नागौर राजस्थान है 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? जो हमारे भारतीय संविधान में है कितनी भाषाएं हैं जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अगर ये आप पता है तो आप कमेंट में जरूर बताते चलिएगा और बताइएगा कि आपका फाइनल आंसर में कितने 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 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही होने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है हमारा 18, 20, 21 या फिर 22। तो इसका आंसर हो जाता है हमारे भारतीय संविधान में 22 अनुसूचियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ऑप्शन नंबर डी किस प्रकार से सही होता है कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं जिसकी मान्यताएं प्रदान की गई हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि विश्व जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? जो विश्व जलवायु संगठन रिपोर्ट जो होती है, विश्व जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट,
किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, आईपीसीसी या आईएमएफ? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है, आईपीसीसी। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पर फिनिश होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने नंबर 10 आउट ऑफ 10 या फिर आपने जितना नंबर प्राप्त किया है उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस प्रकार से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ अगले वीडियो में, जिसमें आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।